नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो जुलाई 2021 का ये हमारा पार्ट 2 है और कोशिश करेंगे जितने भी अभी पार्ट बचे हैं उन सभी को हम जल्दी से जल्दी कवर कर लें। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो नया चैनल हमने इंट्रोड्यूस किया है उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उन सभी पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अभी से जो है आपको वैसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे एग्जाम में आपसे पूछ जाते हैं, वही पैटर्न रहेगा। एक प्रॉपर इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी तरह से ये पैटर्न हमने इसलिए फॉलो किया है क्योंकि एग्जाम में आप एक मेंटली प्रिपेयर जो है हो सकें कि इस तरह का पेपर आता है और हम इस तरह से प्रिपेयर होकर जाएंगे। ठीक है, उन चीज़ों से भी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। जब सही नहीं है आपसे पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया है कि गुम्मा और द्रंग नमक की खदानें जो है क्या ये सिकंदर धार पर पड़ती हैं। सेकंड में पूछा गया है कि सतलुज नदी एंटर नियर फिरनू विलेज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। और तीसरे नंबर पर पूछा गया है वन रैम सेंटर एट नागवेन इन डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो जिला मंडी के नगवैन में एक रैम जो है वो मेंढों को कहा जाता है, मेंढों काय का केंद्र है। और चौथे नंबर पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड पंजीरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी के चक्कर में स्थित है, जहाँ पर पंजीरी का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिरिराज पत्रिका में क्या बात की गई थी। ये क्वेश्चन क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था। तो जो आर्टिकल दिया गया था उसमें जो था डिस्ट्रिक्ट मंडी की कुछ माइंस के बारे में बात की गई थी। गुम्मा और द्रंग की माइंस होगी, इनके बारे में बात की गई थी। और भी उसमें बहुत कुछ कहा गया था मंडी के बारे में जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ये बनता है कि गुम्मा की साल्ट माइंस कहाँ पर पड़ती हैं। तो ये सिकंदर धार में नहीं पड़ती हैं। पहली स्टेटमेंट आपके पास गलत है। ये कहाँ पर पड़ती है, तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में एक घोघर धार पड़ती है। ये घोघर धार में पड़ती हैं, ये आप याद रखिएगा। घोघर धार में ये पड़ती हैं मंडी की गुम्मा और द्रंग की माइंस। और दूसरी स्टेटमेंट कि सतलुज नदी जो है कि फिरनू विलेज में एंटर करती है। तो बिल्कुल सही बात है कि फिरनू विलेज में मंडी में जो है वो एंटर करती है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में क्या एक ही रैम सेंटर है जो कि नगवाइन में स्थित है। तो बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो मेंढों का एक सेंटर है वो नगवाइन में स्थित है, सही बात है। और चौथे नंबर पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश मिल्कफेड के द्वारा एक मैन्युफैक्चरिंग पंजीरी प्लांट जो है वो स्थापित किया गया है चक्कर में। तो बिल्कुल सही बात है ये भी। तो आपके पास जब नॉट करेक्ट यहाँ पर पूछा गया है तो पहली स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 1 इज फॉल्स। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास गलत है और बाकी सही, बाकी की सारी स्टेटमेंट्स आपके पास सही दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच मिनिस्ट्री हैज़ बिन गिवन टू अनुराग ठाकुर। तो अनुराग ठाकुर को हाल ही में कौन सा मंत्रालय दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में भी गिरिराज पत्रिका में दिया गया था क्योंकि इसी दौरान इनको ये दिया गया था। तो अगर हम बात करें कि अनुराग ठाकुर को कौन सा मंत्रालय दिया गया है तो उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और यूथ अफेयर मिनिस्ट्री भी दी गई है और उनको जो है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी दी गई है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ को जो है इनको सौंपा गया है। इन दोनों मिनिस्ट्रीज़ के ये मिनिस्टर हैं। ये आप याद रखिएगा अनुराग ठाकुर के बारे में। ये कौन सी लोकसभा से बिलोंग करते हैं, तो ये हमीरपुर लोकसभा से बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हैं। एक हमीरपुर हो गया, एक मंडी हो गया, एक शिमला हो गया और एक कांगड़ा हो गया। अगर हम इन टर्म ऑफ एरिया करें तो मंडी जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सबसे बड़ी आती है। और हम अगर बात करें विधानसभा की तो विधानसभा की 68 सीट्स यहाँ पर आती हैं हिमाचल में। और अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा की 3 सीट्स आती हैं यहाँ पर। तो अगर हम और भी अगर इनके रिलेटेड क्वेश्चंस जानेंगे तो देखिए इसी के साथ इनको जोड़ा जाता है जो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, क्योंकि धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसके निर्माण में इनका योगदान रहा ही था कहीं ना कहीं पर। तो अगर हम बात करें धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम की, वहाँ पर एचएएस में अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था। ये यहाँ पर जो था वो पहला भारत और इंग्लैंड के बीच में जो था एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। जो क्वेश्चन था वो ये पूछा गया था कि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किसके बीच में खेला गया था यहाँ पर, तो भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। 2013 में खेला गया था। तो ये सब आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ये जो स्वर्ण जयंती आश्रय योजना चलाई गई है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, अब गिरिराज पत्रिका में हम बात करें कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के बारे में क्या बात की गई थी, तो इसके बारे में एक आर्टिकल आया था और उसमें इसके बारे में कहा गया था कि इस योजना के तहत 3419 परिवारों को आवास मिला है। पहली बात तो आपको यहाँ से पता चल रही है कि ये आश्रय यानी कि किसी को आवास देने की बात की जा रही है। अब पहली स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अंडर दिस स्कीम असिस्टेंस ऑफ अप टू 1 लाख इज प्रोवाइडेड टू दी बेनिफिशरीज टू बिल्ड अ हाउस। तो इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए की मदद दी जाती है।
दूसरे में कहा जाता है तो टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम द एनुअल इनकम ऑफ द बेनिफिशियरी शुड बी लेस देन 50,000। तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की वार्षिक आय जो है वो 50,000 से कम होनी चाहिए। तो अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो पहली स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। गलत क्यों है? तो पहली स्टेटमेंट के बारे में आप बात कीजिए सबसे पहले। तो इस पहली स्टेटमेंट यहाँ पर देखिए आप, इसमें जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज़ जो है या फिर सिंगल वुमेन है, कोई विडो है कोई, उसको जो है हाउस बनाने के लिए जो असिस्टेंस दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, वो 1,50,000 रुपये की दी जाती है। 1 लाख की नहीं दी जाती, 1,50,000 की दी जाती है। और अगर किसी ने अपने हाउस की कंस्ट्रक्शन करानी है तब उसको 1,50,000 दिया जाएगा, और अगर किसी घर को रिपेयर कराना है तो उसको जो है वो 35,000 रुपया यहाँ पर दिया जाएगा, 35,000 उसको दिया जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन था कि इनकम क्राइटेरिया क्या है, तो 50,000 नहीं है, 35,000 इनकम क्राइटेरिया जो है रखा गया है कि 35,000 से कम वार्षिक आय जो है होनी चाहिए। तो ये आप इस योजना के बारे में याद रखिए। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। ये आप याद रखिएगा इस योजना के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि एट प्रेजेंट 19 नेशनल हाईवेज आर दी मेन लाइफलाइन ऑफ द स्टेट रोडवेज नेटवर्क। तो प्रेजेंट टाइम में 19 राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो राज्य सड़क नेटवर्क का मुख्य जीवन रेखा है। और दूसरे में पूछा जाता है कि 3 नेशनल हाईवेज आर बीइंग डेवलप्ड और मेंटेन बाय BRO, इनके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, अगर हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में कितने नेशनल हाईवेज हैं, तो सही बात है कि 19 ही नेशनल हाईवेज हैं। और अगर हम बात करें कि BRO के द्वारा कितने मेंटेन किए जाते हैं, तो BRO के द्वारा जो है वो 3 नेशनल हाईवे जो है वो मेंटेन किए जाते हैं। दूसरी ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ऑप्शन सी बोथ A एंड B आर करेक्ट। अब हम जरा नेशनल हाईवेज के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो नेशनल हाईवेज हैं वो कितने किलोमीटर लंबे हैं। तो नेशनल हाईवे जो है 2,592 किलोमीटर, 2,592 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे यहाँ पर हैं। पहली बात आपको ये पता चल गई। दूसरे नंबर पर कि 19 नेशनल हाईवे हैं, और तीसरे नंबर पर इन 19 नेशनल हाईवेज में से जो है वो 3 नेशनल हाईवे ऐसे हैं जिनको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है, और मेंटेन भी इनको जो है वो BRO ही करता है। अच्छा, ये इसके बारे में हो गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI भी कहा जाता है, NHAI जो है वो कितने नेशनल हाईवेज को जो है वो मेंटेन और डेवलप किया है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो 5 नेशनल हाईवेज को जो है वो डेवलप और मेंटेन किया जा रहा है। कितने? 5 इसके द्वारा और 3 BRO के द्वारा। तो 8 नेशनल हाईवे तो ऐसे हो गए जो स्टेट से बाहर हैं, यानी कि स्टेट से बाहर उनको मेंटेन किया जा रहा है, एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और बाकी के हाईवे जो हैं यहाँ पर स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर किसको बनाया गया है। अभी तक तो आपको पता भी चल गया होगा इनके बारे में कि किसको बनाया गया है, क्योंकि हम पहले भी इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ये बनाया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को। राजेंद्र विश्वनाथ, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जो है हिमाचल प्रदेश का नया गवर्नर बनाया गया है। इससे पहले जो गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे बंडारू दत्तात्रेय, उनका नाम भी आप याद रखिए। अब गवर्नर से रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, तो देखिए, तो गवर्नर के बारे में एक क्वेश्चन जो HS में पूछा गया था, अभी हम उसी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नर को किसके द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और गवर्नर जो है वो किसको अपॉइंट करता है और किसको रिमूव कर सकता है। तो गवर्नर जो है वो एडवोकेट जनरल जो स्टेट का होता है उसको अपॉइंट भी कर सकता है और उसको जो है वो रिमूव भी कर सकता है। और गवर्नर जो है जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, इसको ये अपॉइंट करते हैं परंतु रिमूव नहीं करते। अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना हो तो इसके लिए जो है जैसा मैनर जो है वो जज ऑफ हाई कोर्ट को रिमूव करने का होता है, वैसा ही मैनर जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का भी होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि गवर्नर अपॉइंट करता है, सिर्फ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं करता है। जो लोग ना काफ़ी लंबे टाइम से हमारी वीडियोस देख रहे हैं उन लोगों को अभी रियलाइज़ भी हुई होगी ये बात कि जब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ना तो उसका क्या फ़ायदा एग्ज़ाम में जाकर होता है। तो अभी ये बातें पता चली होंगी कि जब डिटेल में हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा कहीं ना कहीं पर जो है वो डेफिनेटली होता ही है, और ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्प भी करती हैं। तो इसीलिए हम एक क्वेश्चन से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि एग्ज़ाम में ना कहीं कोई चीज़ जाके लिंक कर जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैच दी फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ पेयर्स दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है करेक्टली। ठीक है, अब मैच करना है तो इनके बारे में तो आपको डेफिनेटली जनरल सी बात है कि नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप मैच कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजना, और दूसरा है सशक्त महिला योजना, और तीसरा है इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन योजना, और चौथा है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना। आप चाहें तो इन चीज़ों को लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ये आपने पढ़ी होंगी इकोनॉमिक सर्वे में अगर आपने ढंग से पढ़ा है। पहले नंबर से हम बात करते हैं। ये जो इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन योजना है, इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है? इसमें रखा गया है कि अगर कोई 40 से 79 के बीच में है तो उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऑप्शन 2A का सही आएगा। और उसी तरह सशक्त महिला योजना जो है, इसमें रखा गया है कि 11 to 45 इनके 11 से लेकर 45 के बीच में कोई है, उसको जो है इसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। उसी हिसाब से ये जो इंदिरा गांधी नेशनल स्पेशली एबल्ड पेंशन योजना है, इस योजना में ये रखा है क्राइटेरिया कि 18 से 79 के बीच में कोई है तो उसको ये क्राइटेरिया दिया जाएगा। और इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन योजना में जो है ऑप्शन 4 इसका सही आंसर आएगा। पर्सन 60 to 79 के बीच में जो है उसको ये फायदा दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हुआ ए का जो है वो दूसरा होगा, उसी तरह बी का 1 होगा। अगर ए का दूसरा है तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ए का दूसरा, बी का 1, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो ये आप पैटर्न फॉलो करेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए डेटा बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर जैसे कि संसार चंद के बारे में पूछा गया था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1824 में हुई थी तो 24 बताना पड़ेगा। अगर 1825 में हुई थी ना तो 1825 बताना पड़ेगा। और कुछ भी एग्जामिनर जो है वो पूछ ले रहा है तो आपको एग्जैक्ट डाटा भी अब याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वीरभद्र सिंह। तो वीरभद्र सिंह जी का देहांत हुआ था उस टाइम जब ये गिरिराज पत्रिका छपी थी। तो अभी ये पूछते हैं कि नॉट करेक्ट इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पहला है कि क्या वीरभद्र सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं। दूसरे में पूछते हैं कि ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तीसरे में पूछते हैं कि वीरभद्र सिंह का जन्म 1934 में हुआ था। अगर हम वीरभद्र सिंह जी के बारे में बात करें तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मंडी से जो है वो सांसद भी रह चुके हैं। अभी मंडी से सांसद रह चुके हैं तो गिरिराज पत्रिका में तो इनके बारे में डिटेल में दिया गया था, बहुत कुछ दिया गया था, परंतु हम मेन चीज़ें जान लेते हैं। वीरभद्र सिंह जो था वो विधानसभा के साथ साथ लोकसभा के लिए भी कई बार चुने गए। पहली बार ये लोकसभा के लिए 1962 में चुने गए थे। उसके बाद 1967 में भी चुने गए, 71 में भी चुने गए, 80 में भी चुने गए और 2009 में भी चुने गए। तो ये अलग अलग टाइम जो था चुने गए। 6 बार ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बिल्कुल सही बात है, आप सभी को पता है ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके। तो पहली बार ये 1983 से 1985 तक रहे, और दूसरी बार ये 1985 से 1990 तक रहे। तीसरी बार ये 1993 से 1998 तक रहे। चौथी बार ये 1998 में कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। और 5वीं बार जो था ये 2003 से 2007 तक रहे। और छठी बार जो था ये 2012 से लेकर 2017 तक ये मुख्यमंत्री रहे। तो इस तरह ये 6 बार जो था वो मुख्यमंत्री रहे थे। अब इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो था वो 1934 में हुआ था। 23 जून 1934 को हुआ था। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। अब 23 जनवरी 1934 को इनका जन्म हुआ था। उसके बाद 1947 में जो इनके पिता थे जिनका नाम था राजा पदम सिंह, जो बुसहर रियासत के अंतिम राजा भी माने जाते हैं। अब राजा पदम सिंह का देहांत हो गया था और इनको जो था वो राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। उस टाइम ये 13 ईयर्स के होते थे। 13 ईयर्स की एज में उन्होंने राजगद्दी संभाल ली थी। वो अलग बात है कि उस टाइम भारत आज़ाद भी हो गया था, तो ये तो अलग बातें हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है इसके सही आंसर माने जाएंगे। बाकी इतना कुछ खास इस बार की गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था। बाकी आप लोगों के लिए जो आज का क्वेश्चन है वो है वेयर इज दी हाईएस्ट टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये लास्ट टाइम की गिरिराज पत्रिका में हमने डिस्कस किया था। और अब हम कोशिश करेंगे कि गिरिराज पत्रिका की जितने भी एडिशन अभी तक हो चुके हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करें, ताकि हम साथ साथ में जो है वो अब चल सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।